नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और आप देख रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन में इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले कि जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर और विधानसभा चुनावों और परिसीमन के मद्देनजर दौरे को अहम माना जा रहा है और प्रदेश इकाई के नेताओं से बंद कमरे में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जम्मू और कश्मीर की आरएसएस नेताओं से भी यहां मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीएल संतोष जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और विधानसभा चुनावों और परिसीमन के मद्देनजर ये दौरा अहम माना जा रहा है और प्रदेश इकाई के नेताओं से बंद कमरे में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये अहम मुद्दे कौन से रहेंगे, ये देखने वाली बात है और जम्मू और कश्मीर के आरएसएस नेताओं से भी आज यहां मुलाकात ये करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर। और आपने पहले भी देखा था कि किस तरह से परिसीमन आयोग यहां पर पहुंचा था, उसके बाद हर किसी की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई, हर किसी ने अपने अपने जो विचार हैं वो उनके सामने रखे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यहां पहुंचे हुए हैं, बीएल संतोष जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा अहम माना जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिन जिन लोगों के साथ मुलाकात होती है उनके साथ किन विषयों को लेकर बात होगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे वहां पर रखे जाएंगे। क्योंकि कल की अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा फैसला रविंद्र रैना की तरफ से भी यहां पर सुनाया गया। लेकिन अब एक एक करके किस तरह से आगे काम यहां पर होगा, यह देखने वाली बात है। विनोद कुमार हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से लगातार आप देखिए पहले परिसीमन आयोग यहां पर पहुंचता है और अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रीय सचिव पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है किन किन लोगों से मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो कौन कौन से विषय अहम रह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हैं और 3 दिवसीय दौरे पर है। बड़ी बात यह है कि 3 दिन के दौरे के दौरान वो हर एक पहलू को टच करेंगे। एक तो सबसे बड़ा पहलू इस वक्त यह है कि परिसीमन कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचार है, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, ये दूसरा पहलू रहेगा। तीसरा पहलू उनका ये रहेगा कि यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की अपनी रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेशन के बाद कहीं ना कहीं उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, पब्लिक डोमेन के बाद अपनी जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस होंगी, जो पब्लिक की ऑब्जेक्शंस होंगे वो देखे जाएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन के लिए पार्टी मजबूत है, पार्टी तैयार है, कैडर तैयार है, इस पर वो चर्चा करेंगे। हालांकि अभी वो कटरा में है, कटरा के बाद वापस जम्मू आएंगे, क्लोज डोर मीटिंग्स होगी, 3 दिन के दौरे के बाद वो वापस लौटेंगे। जी आशा। और 3 दिन जो दौरा रहने वाला है, सिर्फ जम्मू के अंदर ही दौरा होगा कि कश्मीर का भी रुख किया जाएगा राष्ट्रीय सचिव की तरफ से? जी, फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि वो फिलहाल जम्मू में ही कंसंट्रेट करेंगे, क्लोज डोर मीटिंग्स करेंगे। बीडीसी के सदस्य या डीडीसी के सदस्य जो कश्मीर से, उनको यहाँ पे भी बुलाया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो वो कश्मीर में जा सकता है, लेकिन अभी तक जम्मू में ही उनका प्रवास रहेगा। क्या लगता है विनोद जी, जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि अगर लोगों के साथ बैठकें होती हैं, देखिए हर एक पार्टी चाहती है कि उसका जनाधार बढ़े और हर एक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जब खुद विजिट करते हैं, हालांकि ये साल में एक विजिट उनका रहता ही है, आंकलन करना कि किस तरीके से कैडर चल रहा है, जो हमारा प्रदेश या यूटी नेतृत्व है किस तरीके से काम कर रहा है, इसका आंकलन करना जो राष्ट्रीय महामंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो आंकलन करते रहते हैं। क्लोज डोर मीटिंग को हर सेक्शन के साथ करेंगे, जो मोर्चे गठित किया उनसे अलग के साथ करेंगे, जो कोर ग्रुप है उनके साथ अलग करेंगे, नेतृत्व कैसा काम कर रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक जो राष्ट्रीय महामंत्री रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रविंद्र रैना की तरफ से और डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा फैसला उन्होंने रखने की कोशिश की है सामने और जाहिर तरीके से उसका लाभ यहां पर बच्चियों को मिलेगा, वो पूरी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। क्या लगता है आने वाले समय में और कुछ ऐसी कवायदें यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू की जा सकती है, क्योंकि ये बैठकें जो है वो बंद कमरे में होंगी, इस तरह से बताया गया है? देखिए, 2002 में इसको लेकर के एक फैसला आया था, कोर्ट की फुल बेंच ने यह फैसला दिया था। उस फैसले में यह कहा गया था कि फीमेल्स के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जाती है कोर्ट में, उसको चैलेंज करती है। बड़े लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि जब 370A में संशोधन हो गया, 35 से रिपील हो गया, तो जो राइट्स फीमेल्स को या मेल्स को जिनके पास डोमिसाइल उनको मिलना चाहिए।
और ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविंद्र रैना ने किया है वो क्रेडिट लेने के लिए किया है, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि जो फैसला लिया गया है जीएडी डिपार्टमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी सरकार की तरफ से, उसको उन्होंने इंडोर्स किया है। कौन कौन से नेता शामिल रहेंगे बैठक में? देखिए, हर अलग अलग जितने भी मोर्चे हैं उसमें अलग है, कोर ग्रुप में अलग रहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट अलग रहते हैं, अलग अलग मीटिंग होगी। ऑलमोस्ट जितने भी हेलमेट दी अफेयर पे लीडर्स हैं उन सबको मीटिंग में रखा जाएगा। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय सचिव की तरफ से यहां पर बैठकों का दौर शुरू किया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, डीडीसी सदस्यों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आरएसएस से जुड़े हुए लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली ये होगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, जिला सांबा आपको लिए चलेंगे। जिला सांबा के अंदर कंटेनमेंट जोन की जो एक तादाद है वो किस तरह से कम होती हुई नजर आ रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिला सांबा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की यहां संख्या छूने हुई है और 20 से माइक्रो कंटेनमेंट जोन को अब यहां डी नोटिफाई कर दिया गया है। और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है और सांबा में अब 37 रह गए हैं एक्टिव पॉजिटिव मामले, यानी लगातार पॉजिटिव मामलों में कमी देखी जा रही है। जिला सांबा के अंदर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उनकी भी तादाद बिल्कुल यहां छूने होती हुई नजर आ रही है, 0 होती हुई नजर आ रही है। और 20 में से माइक्रो कंटेनमेंट जोन को यहां पूरी तरह से, यानी 20 जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन थे उन्हें अब यहां डीनोटिफाई कर दिया गया है। और डीनोटिफाई अगर कर दिया गया है तो जाहिर तरीके से लोगों ने राहत की सांस ली है, प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमितों की अब संख्या लगातार घटती हो रही है, नीचे आती हुई नजर आ रही है। ग्राफ बिल्कुल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अब आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या 37 रह गई है। और पहले भी यहां पर अगर जिला सांबा की बात करें तो वो एक पहला जिला बना था जब कोविड फ्री हुआ था पहली लहर में, लेकिन अब यहां पर डिनोटिफाई कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन को, तो जाहिर तरीके से आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन यहां पर आम जनता को यह सोच विचार करना बहुत जरूरी है कि आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका जिला यहां कोविड फ्री हो गया है। अभी भी 37 पॉजिटिव मामले जो है वो चल रहे हैं और 37 मामले कम नहीं होते हैं। लगातार इसी पर जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक राहत भरी खबर तो है ही कि कंटेनमेंट जोन यहां पर छूने हो गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना कितना जरूरी रहेगा? साबित हुई, जिसके चलते लगातार प्रशासन ने कई ऐसे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। यहां से 5 से 6 से ज्यादा केसेस जो वो लगातार सामने आ रहे थे और लगातार 20 से ज्यादा जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन से वो जिला सांबा में बनाए गए थे और यहां पर पाबंदियां भी लागू कर दी गई थी और लगातार जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो चुका था और जिंदगी पटरी से पूरी तरह से नीचे उतर गई थी, क्योंकि कोविड का कहर काफी खतरनाक था और कई सारी जानें इस कोविड की महामारी में गई हैं। लेकिन अब जिस तरह से हालात काफी बदले हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं और जिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मैं जिक्र करूं कि कई ऐसे इलाके थे जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए, अब वो सारे के सारे डिनोटिफाई कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से और यहां से रिस्ट्रिक्शन जो वो हटा दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एहतियात बरतने की काफी जरूरत है और डॉक्टर्स की बात करें, प्रशासन की बात करें तो वो अभी भी लगातार गाइडलाइंस जो वो जारी कर रहा है, पब्लिक डोमेन में उन गाइडलाइंस को डाला जा रहा है कि तीसरी वेव को लेकर लगातार आपको सतर्क रहना है और बच्चों को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। आज भी सुबह एक एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से बच्चों को लेकर जारी की गई है कि बच्चों को खास ख्याल रखना है, हाथ उनके लगातार जो वो वॉश करवाने हैं, जो आपका फ्लोर सर्फेसेज है उनको भी लगातार साफ रखना है, क्योंकि बच्चे वहां पर ज्यादा बैठते उठते हैं। तो लगातार ये जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, इन एडवाइजरी को अभी हमें जहन में डालना है। हालांकि यहां पर राहत ये है कि लोग जो इन इलाकों में थे, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहते थे, उनके लिए काफी परेशानियां जो वो लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शंस को उठा लिया गया है और वहां पर भी जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन एहतियात बरतना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को राहत पहुंचाई गई है, लेकिन एहतियात बरतना आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी 37 पॉजिटिव मामले वहां पर चल रहे हैं और 37 पॉजिटिव मामले कम नहीं होते हैं। देखिए, मुझे लगता है शायद ये कंफ्यूजन है। 37 मामले पूरे जम्मू खित्ते में सामने आए हैं। लगातार यहां पर मामले तो भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का मामला जिला सांबा में भी नोट किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कोविड पूरी तरह से जिला सांबा में जो वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का मामला ये साफ दर्शा रहा है कि कोविड अभी है और इससे हमें इस वक्त जिला सांबा के अंदर कितने एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं ऋषि?
देखिए, एक्टिव केसेस की बात करें तो लगभग 36 के आसपास के एक्टिव केसेस है पूरे जिला में, लेकिन नया केस जो है वो इक्का दुक्का सामने आ रहा है। पिछले 2-3 दिन कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, कल देर शाम को एक पॉजिटिव मामला सामने आया। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है, जिस तरह से रिकवरी हमें देखने को मिली है, उम्मीद है कि जो 35 से 36 मामले जो एक्टिव है अभी पूरे जिला सांबा में, ये भी जल्द रिकवर हो जाएंगे। लेकिन हमें तीसरी वेव के लिए जो वो तैयार रहना है। प्रशासन की बात करें तो जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि हमने अस्पतालों में पूरी तरह से इंतजाम कर लिए हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहां 1 था वहां 2 कर दिए गए हैं, जो बेड की क्षमता है उसे भी बढ़ा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ राहत भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये तीसरी वेव कितनी घातक साबित होती है, आती है या नहीं आती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये नहीं भी आ सकती है अगर लोग पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे, लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आम जनता एहतियात नहीं बरतेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आम जनता को यह सोच विचार नहीं करना है कि आपके जिले के अंदर पॉजिटिव मामलों की अंदर पूरी तरह से कमी देखी गई है तो आप एहतियात नहीं बरतेंगे। एहतियात आपको उसी तरह से बरतना बहुत जरूरी है जिस तरह से पहले से यहां बरतते आए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं। जिला राजौरी के अंदर भी लगातार लोग जो है वो बेखौफ देखे जा रहे हैं कोरोना की वजह से, और पूरी तरह से जिला राजौरी में कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए हैं लोग, और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में कोरोना से 2 लोग यहां पर अपनी जानें गंवा चुके हैं, और जिले में अभी तक 225 यहां मरने वालों का आंकड़ा हो चुका है। यानी एक चिंताजनक स्थिति, क्योंकि एक भी शख्स की यहां पर कोरोना की वजह से जान नहीं जानी चाहिए। इस पर बहुत संजीदगी से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला राजौरी में कोरोना के प्रति लगातार लोग जो है वो लापरवाह देखे जा रहे हैं। एसओपीज का पालन होता हुआ पहले नजर नहीं आ रहा था, अब भी आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग, बाजारों का रुख कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रुख कर रहे हैं, और गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लोग यहां पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में कोरोना की वजह से यहां 2 लोगों की जान चली गई है, और अभी तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जिला राजौरी के अंदर 225 पर पहुंच चुका है, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन प्रशासन को यहां पर कार्यवाही करने की जरूरत है, पूरी तरह से सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी आम लोग यहां पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आम जनता यहां मास्क का इस्तेमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है, और किस वजह से यहां मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ये बहुत गौर करने वाली बात है। क्योंकि बेखौफ होकर लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं पहुंची हुई हैं, पुरुष पहुंचे हुए हैं, लेकिन मास्क किसी के पास भी नहीं है। और जिस शख्स ने यहां पर मास्क पहना हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं पहना हुआ। और जाहिर तरीके से अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो ये बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है, लेकिन आम लोग यहां समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाजारों का रुख कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को मास्क तक नहीं पहनाया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए, इस तरह के लोगों पर प्रशासन की तरफ से कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 225 अब आंकड़ा यहां मरने वालों का पहुंचता हुआ नजर आया है। 2 लोग अब आप यहां पर फिर से अपनी जान को गंवा चुके हैं। लेकिन जिला राजौरी में कोरोना के प्रति लगातार लोग जो हैं वो लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां ये कि किस तरह से प्रशासन को इन लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, और श्रीनगर से भी एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो श्रीनगर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम के सचिव सहित 5 लोगों से पूछताछ जारी कर दी गई है। सफेद पोश आतंकवाद मामले में कुछ और लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और सचिव के 2 बच्चे दामाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर पूरी उम्मीद यहां जताई जा रही है। और कुछ दिन पहले ही आपको ये खबर दिखाई गई थी, जहां पर श्रीनगर नगर निगम के सचिव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है, और अब यहां पर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जिस तरह से पूछताछ हो रही है, इस पर अहम लोगों के नाम जो हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। कुछ और लोगों के नाम इसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग कौन कौन से रहेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि सफेद पोश आतंकवाद मामले में कुछ और लोगों को यहां पर
गिरफ्तार किया जा सकता है। और सचिव के 2 बच्चे और दामाद को पहले से ही गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ यहां पर की जा रही है। और मामले की जांच अगर यहां पर देखें तो एनआईए को सौंपे जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भी एनआईए की तरफ से बड़े बड़े खुलासे जो है वो सामने रखे गए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि श्रीनगर नगर निगम के सचिव के साथ जिस तरह से पूछताछ हो रही है तो इसमें किन किन लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। लगातार आप देखिए सचिव के 2 बच्चे और दामाद को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके साथ पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है, लेकिन बहुत ही जल्द एनआईए को यह केस सौंपा जा सकता है, ये उम्मीद पूरी तरह से जताई जा रही है। और उसके साथ ही श्रीनगर नगर निगम के सचिव और उनके 5 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ पूरी तरह से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये बहुत अहम यहां पर रहने वाला है। और आखिर पूछताछ जब की जा रही है तो किन किन लोगों के तार यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सफेद पोस्ट आतंकवाद मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन वो लोग कौन रहेंगे, इन पर अभी यहां पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन से लोगों के नाम यहां पर सचिव की तरफ से लिए जाएंगे या फिर इन बच्चों और दामाद की तरफ से कुछ बड़े खुलासे किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ चल रही है और पूरी तरह से इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस तरह से पूरे हालात यहां पर बनते हुए नजर आए थे। और जाहिर तरीके से अहम सवाल यहां पर यह है कि पूछताछ जो की गई है वो अब कहां तक पहुंची है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, क्या कोई बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं? देखिए, जिस वक्त 5 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर समेत उनके बच्चे और करीब रिश्तेदारों की गिरफ्तारी होने के जराये के हवाले से खबर है कि 90 दिनों तक यानी 100 दिनों के करीब जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिमांड हासिल की जा सकती है। यानी 90 दिनों तक फिलहाल कोई भी बड़ी डेवलपमेंट जमानत के हवाले से, बेल के हवाले से नहीं हो सकती है। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर यह है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ा सीरियस अप्रोच निभाया है और न सिर्फ 5 ही लोग इससे हो सकते हैं, जिसमें kashmirfight.press की जो ब्लॉग वेबसाइट चला रहे थे उसमें 5 लोग के अलावा और कई लोग हो सकते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फील्ड से हो सकता है और गिरफ्तारियां जो है सोमवार के बाद इसमें तेजी लाई जा सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ कि जब बड़ा सरकारी कर्मचारी जो है इस तरह के घिनौने काम में था, डिजिटल टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा था, धमकियां देने लगा था, जिस पर सहाफियों, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल और मुख्तलिफ समाजी अहम शख्सियात के नाम भी उस वेबसाइट में डाले गए थे। लेकिन अब खबर यह है कि इस चीज को, हालांकि अभी इल्जाम है, एलिगेशन है, इसको किस तरह से आगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, एनआईए भी इसमें मुदाखलत कर सकती है, वो भी अपनी तरफ से इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो है बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है जब जम्मू कश्मीर से इस कश्मीर फाइट वेबसाइट ब्लॉग पर अब गिरफ्तारियां जो है और हो सकती है और नजरें जो है। क्या लगता है तजम्मुल कि जो गिरफ्तारियां यहाँ पर और हो सकती हैं, क्या वो कोई नौकरपेशा लोग हो सकते हैं या फिर लोकल्स हो सकते हैं, किस तरह से? देखिए, वेबसाइट चलाने के लिए, ब्लॉग चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं माहिरीन की जरूरत पड़ सकती है। इसमें टेक्नोक्रेट हो सकते हैं, इसमें बड़े फील्ड से, हम कोई नाम नहीं लेंगे किसी फील्ड का, उसमें बड़े अहम रोल की। जिस वक्त आपने देखा जब सोफी की गिरफ्तारी हुई तो उसके करीबी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर जो हैं, या तो उनका बैकग्राउंड लॉ से था या इंजीनियरिंग से था या इस चीज में बड़ी महारत है जिसमें आप वेबसाइट को खोलने, ब्लॉक अनब्लॉक करने और उसके बाद जिस वक्त 32 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप और डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उसको जब्त किया गया है। यानी गिरफ्तारियां अगर होती है तो नजरें जो है कि जो ये 5 लोग हैं इनका किन के साथ ज्यादा उठना बैठना था, किस हद तक था, किन मामलों को लेकर था, और कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में जो है गिरफ्तारियां मुख्तलिफ शोबों में पढ़े लिखे लोगों की इस ब्लॉग के साथ अगर इल्जाम में उनका नाम आता है तो गिरफ्तारियां उनकी भी हो सकती है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ अहम नाम यहां पर निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि वो लोग नौकरी पेशा रहेंगे या फिर कोई लोकल्स रहेंगे। इस पर पूरी तरह से संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर सेना की नॉर्दर्न कमांड उधमपुर की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आज आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था
और जिसमें 25 बाइकर्स ने हिस्सा लिया है। तो परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले और विजय हासिल करने वाले सेना की जांबाजों को इस दौरान याद किया गया और वीर जांबाजों के शौर्य को लेकर उधमपुर से निकाली गई बाइक रैली कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास तक संपन्न होगी जाकर। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने सेना के वीर जवानों का गुणगान भी किया। made by the brave soldiers of the Indian Army are not only recognized but also remembered, so that they continue to inspire the current and the future generations of the country. So therefore, today this effort of ours, this motorcycle rally that we are undertaking, is to remember the fallen heroes during Operation Vijay and also to revive, rekindle and invigorate the spirit of patriotism amongst the youth. On the 7th of July, I had flown over Batra Top in a Sukhoi. That was the day when one of my company commanders, Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra, had laid down his life. And today, I am undertaking this motorcycle rally to remember all the fallen heroes of the Indian Army who have laid down their life for the nation. My message to the youth of the country is to look beyond the myopic material gains and commit themselves to a greater cause of the greater good of the country and the people of India. It is important for the youth to dream big, to think big, to do big and to become big. So I am very excited. It is the patriotism for the nation and for my profession which is making me do this. So in the end, I want to thank Anupam Thareja, Java Motors, for giving me this idea to lead this rally all the way to Dras and for all the support that he has given us. तो बढ़ती महंगाई में सब्जी के दाम भी इस समय आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और स्थानीय सब्जी मार्केट में भी ना जाने के कारण सब्जी के दामों में एकदम उछाल आ गया है। और इन लोगों के मुताबिक इस समय स्थानीय सब्जी उत्पादकों की सब्जी मंडियों में नहीं आ रही है और बल्कि इस समय बाहरी राज्यों से जम्मू की मंडी में भी सब्जी पहुंच रही है, तो जिसके कारण सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और इन लोगों ने सरकार से सब्जी की कीमतों पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करने की मांग की ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। आज सब्जियों के जो दाम हैं उनको आसमान ने छू लिया है। वो इसकी वजह ये है कि एक तो सब्ज़ी हमारे जम्मू की लोकल सब्ज़ी नहीं चल रही, सारी सब्ज़ी जो बाहर से आ रही है, और जो बाहर से आ रही है जैसे तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, उसका भी महंगाई पर सब्जियों के दाम पर काफ़ी असर पड़ता है। और जब वो सब्ज़ी इधर जम्मू में आती है और जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर जो आड़ती सब्ज़ी को बेचते हैं उनकी आड़त भी काफ़ी जो उसका रेट है काफ़ी हाई है, उसकी वजह से भी जो सब्ज़ी का रेट है काफ़ी अभी आसमान छू रहा है और उसकी वजह से गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जब हमारी लोकल सब्ज़ी चलती है तो उसका जब दाम है तो वो काफ़ी गिर जाता है, क्योंकि तब बाहर से सब्ज़ी भी आती है और हमारी लोकल सब्ज़ी भी चलती है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सब्ज़ी का एक जो दाम है वो फिक्स कर देना चाहिए, जिससे किसानों को भी उनकी आय में इनकम में वृद्धि हो। सब्जी का काम करते हैं अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन ये सरकारों को सोचना चाहिए कि हम जब हमारी इधर लोकल जम्मू की सब्जी होती है तब बिल्कुल 5-10 रुपये किलो पर्याप्त मात्रा में वो रेट नहीं मिलता, और जो बाहर की है वो 50-60 रुपये किलो। इसमें आम जनता जूझ रही है। सरकारों को सोचना चाहिए, बस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और दालें जो खाद्य पदार्थ थे, 3 बार का तेल जो आम जनता लिया करती थी, इनको सरकारों को सोचना चाहिए। बस अपनी सत्ता संभालते हैं तो विपक्ष और पक्ष में आरोप प्रत्यारोप देखते हैं और आम जनता को नहीं देखते। आम जनता क्या रहे, किराए बढ़ गए, मेटाडोर किसान को जैसे पंजाब वाली जो हरियाणा वाली जो सब्जी बाहर से हिमाचल उनको 30, 40, 50 रुपये के जी मिलता, जो जम्मू की लोकल पैदा थी उनको 10 रुपये किलो।
हमारा जो समस्या जम्मू वालों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मौसम ने तो लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर दिलाई है, लेकिन बिजली विभाग लोगों को राहत देने में पूरी तरह से सशक्त नजर नहीं आ रहा है, काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बिजली की समस्या को लेकर आए दिन लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और इसी तरह से बिजली की समस्या से परेशान तालाब तिल्लो के भारत नगर के इलाके के लोग यहां बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों ने उपराज्यपाल से उनकी बिजली की समस्या हल करने की गुहार लगाई। इन लोगों के मुताबिक गर्मी के इस मौसम में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी बिजली विभाग इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। उसके सामने है भारत नगर हमारा तालाब तिल्लो रोड पे। ये प्रॉब्लम हमारी रैकरिंग है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि अभी इंस्ट्रूमेंट जो घर में है वो एडजस्ट रहता है, तबाही हो जाती है कि वोल्टेज बिल्कुल 300 करीब 50 60 70 120 कोई हाई लिमिट है। फ्लक्चुएशन से बहुत परेशान है। आज तो ये है, आज तो कोलैप्स ही हो गया सारा सिस्टम और बहुत डैमेज हो गई और ये रिप्लेसमेंट बहुत इंस्टेंट होनी चाहिए ताकि परेशानी हमारी दूर हो जाए। गवर्नर साहब से भी यही अपील करते हैं कि इस ह्यूमिडिटी में जितनी ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, इस ह्यूमिडिटी में रहना बहुत मुश्किल है। 12 बजे की लाइट गई हुई है और 7 बजे तक जहाँ पे कोई भी नहीं आया और 2 डेली बेसिस आए हुए हैं, वो भी बेचारे अपना रोना रो रहे हैं कि हमें 6750 मिलता है तो हम इस बेसिस से क्या चलाएंगे। ये तो डिपार्टमेंट का है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि खासकर इन दिनों कि ये ट्रांसफार्मर लास्ट ईयर भी खराब हुआ था कि ये ट्रांसफार्मर जितना जल्दी हो सके तो नया ट्रांसफार्मर लगा दें ताकि लोग इस गर्मी में एक राहत महसूस करें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।